गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट को स्टार्ट किया था। इस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, कितने चैप्टर्स दे रखे हैं, उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। पेपर का पैटर्न क्या हो सकता है, हमने थोड़ा बहुत उसको भी डिस्कस किया था। इस सब्जेक्ट में हमें क्या दे रखा है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट क्या होता है, उसका क्या काम होता है, उसके बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। हमने कॉस्ट के बारे में डिस्कस किया था, हमने कॉस्टिंग के बारे में डिस्कस किया था और हमने कॉस्ट शीट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। ठीक है, हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो केवल और केवल इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी सी जान पहचान के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिस्कस किया था। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो बेसिकली इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब इस सब्जेक्ट का जो फर्स्ट चैप्टर है कॉस्ट शीट, आज हम उस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। वैसे कॉस्ट शीट का फॉर्मेट हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, मगर मैंने आपको कहा था कि जो कॉस्ट शीट का चैप्टर दे रखा है, जो हमारे मॉड्यूल में जो फॉर्मेट दे रखा है वो बहुत बड़ा फॉर्मेट दे रखा है। आज हम उस पूरे फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे, क्या क्या उसमें इंक्लूड होता है, क्या क्या उसमें इंक्लूड नहीं होता है, कौन से एक्सपेंडिचर को लेना है, कौन सी इनकम को लेना है, कौन से एक्सपेंडिचर को नहीं लेना है, कौन सी इनकम को नहीं लेना है, सब कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं, सब कुछ आज हम नोट करने वाले हैं। छोटा ही चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। फ्रेंड्स, अगर मैं बात कहूँ कि इस चैप्टर में से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप लिख सकते हो कि इस चैप्टर में से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है 60%। 60% प्रोबेबिलिटी है कि इस चैप्टर में से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। आप नोट कर लीजिए, प्रोबेबिलिटी 60%। हर चैप्टर की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे कि इस चैप्टर में से एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस कितने हैं, जिससे कि आपको ये पता रहे कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन सा चैप्टर कम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम जब एग्जाम के टाइम पर रिवीजन करेंगे तो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसका पहले रिवीजन और जो कम इम्पोर्टेंट चैप्टर है उनका बाद में हम रिवीजन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर कॉस्ट शीट। फ्रेंड्स, कॉस्ट शीट जो होती है, जैसे हमने कुछ फॉर्मेट तो डिस्कस किया था, ये कॉस्ट शीट कौन से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करते हैं, कॉस्ट शीट कौन से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करते हैं, तो ये जो कॉस्ट शीट है ये मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करते हैं मोस्टली। मतलब ज़्यादातर जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो कॉस्ट शीट को बनाते हैं। वैसे दूसरे बिजनेस भी बना सकते हैं, बट जनरली जो ये कॉस्ट शीट बनाते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करते हैं। कॉस्ट शीट क्या है, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, जिसमें हम सारे इनकम और सारे एक्सपेंडिचर को लिखते हैं और अल्टीमेटली हम उससे प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट शीट भी एक हम स्टेटमेंट बनाते हैं, जिस स्टेटमेंट में हम सारे एक्सपेंडिचर को शो करते हैं और हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया या कितना हमें नुकसान हुआ उसको भी हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये एक तरीके से कॉस्ट का स्टेटमेंट है। अच्छा, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम कॉस्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। ओवरहेड को अगेन हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वन इज फैक्ट्री ओवरहेड, सेकंड इज एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एंड थर्ड इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो आज हम सबसे पहले तो कॉस्ट शीट के फॉर्मेट को, जो हमें मॉड्यूल में फॉर्मेट दे रखा है, वो पूरा फॉर्मेट हम लिखेंगे। उसके बाद में वन बाय वन एक एक एक्सपेंडिचर को हम एनालाइज करेंगे कि इस एक्सपेंडिचर में कौन कौन से एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड होते हैं। जैसे फैक्ट्री ओवरहेड में कौन कौन से एक्सपेंडिचर आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में कौन कौन से एक्सपेंडिचर आते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में कौन कौन से एक्सपेंडिचर आते हैं। और उसके बाद सारा नोट करने के बाद हम इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बना देते हैं, है ना। आप लिखिए कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट देखो फ्रेंड्स, अभी हम जो थियरी पढ़ने वाले हैं, मतलब अभी हम जो लिखने वाले हैं वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड सब कुछ लिखने वाले हैं। मतलब जो भी हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो कुछ काम आने वाला है वो सारे पॉइंट हम अभी लिखने वाले हैं, नोट करने वाले हैं। अच्छा, जो केवल थियरी है, जैसे कॉस्ट शीट की डेफिनेशन, वो सारी जो थियरी है वो सबसे लास्ट में पढ़ेंगे।
सारे चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, प्रैक्टिकल सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम 2 या 3 क्लास में केवल और केवल क्या पढ़ेंगे, थियोरी पढ़ेंगे, सारे चैप्टर की थियोरी पढ़ेंगे। जैसे इस चैप्टर की थियोरी भी हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, जिसमें कि जैसे कॉस्ट शीट की डेफिनेशन का बात आ गई, कॉस्ट शीट क्या यूज़ आती है, उसके पॉइंट्स, तो ये सारे पॉइंट हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे सब जब हमारे सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। आप मेरे साथ साथ में नोट करना कॉस्ट शीट के फॉर्मेट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में मैंने आपको बता चुका हूँ कि इसमें से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। कॉस्ट शीट पर्टिकुलर्स और रुपीस, ये 2 कॉलम आपको बनाने। कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में हम सबसे पहले लिखते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे कैलकुलेट होते हैं, अभी हम फॉर्मेट के बाद में सब कुछ पॉइंट को नोट करने वाले। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, देन डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट वेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट वेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है हमने उसको नाम दिया है प्राइम कॉस्ट। क्या नाम दिया है, प्राइम कॉस्ट। रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है हमने उसको नाम दिया है प्राइम कॉस्ट। आप बिल्कुल मेरे साथ साथ में लिखते जाना, करेक्ट। इसमें हम ऐड करते हैं, इसमें हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, इसमें हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, इसमें हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है हम उसको कहते हैं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। क्या कहते हैं, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है हम उसको कहते हैं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में हम ऐड करते हैं ओपनिंग WIP स्टॉक, ओपनिंग WIP स्टॉक, फिर हम इसमें से लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक WIP, क्लोजिंग WIP स्टॉक। ओपनिंग WIP स्टॉक को ऐड करना है, क्लोजिंग WIP स्टॉक को लेस करना है। फिर जो रिजल्ट आता है हम उसको कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। क्या कहते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट, हम उसको कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। इसके बाद
हम इसमें ऐड करते हैं, हम इसमें ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, और ब्रैकेट में आप लिखना रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। अभी आप सारा नोट कर लो, फिर हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन को इसमें ऐड करना है। इसमें हमें ऐड करना है क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। पहले जो स्टडी मॉड्यूल में फॉर्मेट दे रखा था उसमें ये सब कुछ नहीं था, मगर जो नया फॉर्मेट दे रखा है उसमें और भी बहुत सारे एक्सपेंडिचर को इंक्लूड किया है। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट को ऐड करते हैं। इसमें आपको ऐड करना है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, हमें इसको भी इसमें ऐड करना है। फिर हमें इसमें ऐड करना है पैकिंग कॉस्ट। क्या ऐड करना है? पैकिंग कॉस्ट, और ब्रैकेट में लिखते हैं प्राइमरी, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट को ऐड करते हैं। प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट को इसमें ऐड करेंगे। फिर हम इसमें से करेंगे लेस, हम इसमें से करेंगे लेस क्रेडिट, क्रेडिट फॉर रिकवरी ऑफ स्क्रैप या फिर बाई प्रोडक्ट। स्क्रैप या बाई प्रोडक्ट को सेल करने से जो रुपए मिलते हैं वो लेस हो जाएंगे। अगर आपने स्क्रैप को बेचा है, बाई प्रोडक्ट को बेचा है, तो उसको सेल करने से जो रुपए मिलेंगे हम यहाँ से माइनस कर देंगे। कॉस्ट में से माइनस होगा क्योंकि स्क्रैप को सेल करने से रुपए मिलते हैं, तो यहाँ से लेस करेंगे, और ये लेस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा हम उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कॉस्ट, या शॉर्ट में आप इसको कह सकते हो प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट में हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स। हम इसमें ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स को ऐड करते हैं, और हम इसमें से लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स। हम इसमें ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स को ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स को लेस करते हैं। जो रिजल्ट आता है हम उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो रिजल्ट आता है हम उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड। फिर हम इसमें ऐड करते हैं, हम इसमें ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दो बार आ चुका है, पहले एक बार आया, अब ये दूसरी बार आ चुका है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल, वो जो ऊपर लिखा था एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड वो था रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, और ये है जनरल। फिर इसमें ऐड होंगे सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड। फिर इसमें ऐड होंगे
डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये ऐड करने के बाद हमें क्या मिल जाएगी? टोटल कॉस्ट, जिसको हम कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, या फिर इसको कह सकते हैं टोटल कॉस्ट। अब अगर मान लो हम आगे सेल्स लिख दें तो हमें प्रॉफिट या लॉस भी पता चल जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। अगर हम इसमें आगे सेल्स लिख दें एक लाइन छोड़कर तो डिफरेंस हमें प्रॉफिट या लॉस भी मिल जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में सेल्स की डिटेल दे रखी है तब तो आगे एक लाइन छोड़कर आपको जैसे क्या लिखनी है? सेल्स। यहाँ पर आप लिखोगे सेल्स, डिफरेंस आएगा आपको प्रॉफिट या फिर लॉस। ठीक है। अगर सेल्स की डिटेल क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है, कॉस्ट शीट आपकी यहीं तक बन जाएगी। ये बन गई हमारी कॉस्ट शीट। ये क्या बन गई? हमारी कॉस्ट शीट बन गई। करेक्ट। तो फटाफट से इस पूरे फॉर्मेट को एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर हम इसमें एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको क्या लिखा? रॉ मटेरियल कंज्यूम, मतलब सबसे पहले जो आपको कॉस्ट लिखनी है वो रॉ मटेरियल की कॉस्ट लिखनी है। फिर उसके बाद में डायरेक्ट वेजेज, फिर उसके बाद में डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये तीन एक्सपेंडिचर मिलकर हमारी क्या बन जाएगी? प्राइम कॉस्ट बन जाएगी। रॉ मटेरियल की कॉस्ट, डायरेक्ट वेजेज की कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कॉस्ट, ये तीनों मिलकर प्राइम कॉस्ट बन जाएगी। प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। कौन से ओवरहेड ऐड करेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड। तो हमें ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस। हम उसमें ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस को ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस को लेस करेंगे, तो हमें फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? फैक्ट्री कॉस्ट। फिर हम उसमें ऐड करेंगे बहुत सारे एक्सपेंडिचर। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट ऐड करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट ऐड करेंगे और पैकिंग कॉस्ट प्राइमरी ऐड करेंगे। इसमें से लेस करेंगे क्रेडिट फॉर रिकवरी ऑफ स्क्रैप। स्क्रैप की रिकवरी से जो अमाउंट हमें मिलेगा वो यहाँ से माइनस हो जाएगा और जो रिजल्ट आएगा उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की कॉस्ट मतलब हमने जितना गुड्स प्रोड्यूस किया उसकी कॉस्ट। उसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स एंड द रिजल्ट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हम उसमें ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल, ऐड करेंगे सेलिंग ओवरहेड, ऐड करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एंड द रिजल्ट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स, मतलब टोटल कॉस्ट। इस तरीके से पूरी कॉस्ट शीट बनती है। इस तरीके से पूरी कॉस्ट शीट बनती है। एक बार फटाफट से वापस से पढ़ लेते हैं। मैं बोलता हूँ, आप सुन लो। सबसे पहले रॉ मटेरियल की कॉस्ट, उसके बाद डायरेक्ट वेजेज की कॉस्ट, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कॉस्ट। तीनों ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? प्राइम कॉस्ट। उसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड तो हमें क्या मिलेगा? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। उसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस तो हमें क्या मिल जाएगी? फैक्ट्री कॉस्ट। उसमें हम ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। उसमें हम ऐड करेंगे क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। उसमें हम ऐड करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। उसमें हम ऐड करेंगे पैकिंग कॉस्ट प्राइमरी।
उसमें से हम लेस करेंगे। अगर हमें स्क्रैप को बेचने से कुछ रिकवरी होती है तो उसमें से लेस करेंगे। मतलब यहाँ पर 4 एक्सपेंडिचर हमें ऐड करना है और एक जो ये जो स्क्रैप को बेचने से रुपए मिलते हैं उसको लेस करना है। तो जो रिजल्ट आएगा उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसमें हमें ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स। जो रिजल्ट आएगा उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसमें हमें क्या क्या ऐड करना है? उसमें हमें ऐड करना है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल, उसमें हमें ऐड करना है सेलिंग ओवरहेड, उसमें हमें ऐड करना है डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो हमें क्या मिल जाएगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, एक बार वापस क्या क्या करेंगे? सबसे पहले रॉ मटेरियल की कॉस्ट, डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, रिजल्ट इज प्राइम कॉस्ट, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ऐड ओपनिंग स्टॉक WIP, लेस क्लोजिंग स्टॉक WIP, फैक्ट्री कॉस्ट, ऐड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, ऐड क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, ऐड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, ऐड पैकिंग कॉस्ट प्राइमरी। उसमें से लेस करना है स्क्रैप को सेल करने से जो अमाउंट मिलेगा, रिजल्ट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऐड ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, लेस क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, रिजल्ट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऐड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल, ऐड सेलिंग ओवरहेड, ऐड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, रिजल्ट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स। परफेक्ट। आपको ये कॉस्ट शीट 2 से 3 बार वापस पढ़नी है जब अपनी क्लास खत्म हो जाए उसके बाद, क्योंकि मेन इस चैप्टर में ये कॉस्ट शीट ही है। चैप्टर का नाम भी ये कॉस्ट शीट। तो ये फॉर्मेट आपको पूरा अच्छी तरीके से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस फॉर्मेट के बेस पर हमारे बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एक एक पॉइंट से। हम स्टार्टिंग से लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या होता है? देखो, जब हम फिनिश गुड्स बनाते हैं, जब हम प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उसमें रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है, मतलब रॉ मटेरियल काम आता है। रॉ मटेरियल से ही तो फिनिश गुड्स बनेगा। तो कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ, मतलब फिनिश गुड्स को बनाने के लिए ड्यूरिंग द टाइम पीरियड। हम ये जो कॉस्ट शीट बना सकते हैं, बना रहे हैं, ये 1 साल की बना सकते हैं, 1 महीने की बना सकते हैं, 1 क्वार्टर की बना सकते हैं, हाफ ईयरली बना सकते हैं, 1 वीक की बना सकते हैं। वो जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा हो, इतने टाइम पीरियड की बनानी है, हमें उतने टाइम की कॉस्ट शीट बनानी होती है। ऐसा नहीं कि हमेशा हम कॉस्ट शीट 1 साल की बनाते हैं। 1 महीने की भी बन सकती है, 1 क्वार्टर की भी बन सकती है और 1 वीक की भी बन सकती है, राइट। तो ये जो कॉस्ट शीट में हमने सबसे पहला एक्सपेंडिचर लिखा है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसका मतलब है कि ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, जैसे 1 महीने की कॉस्ट शीट बना रहे हैं, तो 1 महीने में कितने रुपए का रॉ मटेरियल हमने फिनिश गुड्स को बनाने में काम लिया, मतलब कितने रुपए का रॉ मटेरियल हमने कंज्यूम कर लिया, हमें उसको लिखना होता है सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। परचेज इज नॉट अवर कॉस्ट। रॉ मटेरियल खरीदा, ये एक्सपेंडिचर नहीं हुआ। रॉ मटेरियल जितना हमने कंज्यूम कर लिया वो हमारा एक्सपेंडिचर है। परचेज और कंजम्पशन में फर्क है। आपने सामान खरीद लिया मगर काम ही नहीं लिया तो वो खर्चा नहीं हुआ। खर्चा कब होगा? जब वो काम आ जाएगा, मतलब जब रॉ मटेरियल को आप काम में ले लोगे, देन इट इज एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की कैलकुलेशन कैसे होती है, अब हम उसको नोट करेंगे। आप नोट कीजिए, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, लिखिए आप लोग। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है? टेबल बनाते हैं इसके लिए। जरूरी नहीं कि आप टेबल ही बनाकर रॉ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करो, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की कैलकुलेशन में क्या क्या पॉइंट आ सकते हैं, हम सारे पॉइंट को यहां पर लिखेंगे। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल,
रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, इसमें हम ऐड करेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। हमने जो रॉ मटेरियल परचेज किया उसको ऐड करेंगे, हम उसमें ऐड करेंगे फ्रेट इनवर्ड। फ्रेट इनवर्ड, दो तरह की फ्रेट होती है, एक होता है फ्रेट इनवर्ड, एक होता है फ्रेट आउटवर्ड। फ्रेट इनवर्ड मटेरियल की कॉस्ट में ऐड होता है और जो फ्रेट आउटवर्ड होता है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में इंक्लूडेड होता है। फ्रेट आउटवर्ड इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, राइट। तो फ्रेट इनवर्ड अगर हमने रॉ मटेरियल खरीदा है और उसको रॉ मटेरियल खरीदने पर हमने फ्रेट का पेमेंट किया है तो वो उसमें ऐड हो जाएगा, फ्रेट इनवर्ड। फिर हम इसमें से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे हम इसमें से माइनस, अच्छा इसमें एक और चीज ऐड कर दो, इसमें और एक चीज ऐड कर दो, इन ट्रांजिट एक्सपेंसेस। इन ट्रांजिट एक्सपेंसेस, इन ट्रांजिट एक्सपेंसेस को हम इसमें ऐड करेंगे। फिर हम इसमें से लेस करेंगे, हम इसमें से लेस करेंगे स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल, ब्रैकेट में लिख रहे हैं रियलाइजेबल वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू, और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल माइनस करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस करेंगे। जो रिजल्ट आता है हम उसको कहते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या कहते हैं? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। जो रिजल्ट आएगा हम उसको कहते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब ये फॉर्मेट जो मैंने लिखा है रॉ मटेरियल कंज्यूम को कैलकुलेट करने की, मतलब हमने कितने रुपए का रॉ मटेरियल प्रोडक्शन में यूज किया, कितने रुपए का रॉ मटेरियल हमने प्रोडक्शन में यूज किया, हमें उसको कैलकुलेट करना होता है और वो हमारा एक्सपेंडिचर होता है। अब उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है? रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक ले लीजिए कि हमारा रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक अगर दे रखा है तो हम उसमें ऐड करते हैं परचेज को। वैसे तो देखो जनरली कंजम्पशन का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जनरली जो रॉ मटेरियल कंजम्पशन की कैलकुलेशन में ये तीन चीजें ही जनरली एग्जाम में आती है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक। बट जरूरी नहीं कि और उसके अलावा कुछ आ नहीं सकता, आ सकता है। तो मैं यहाँ पर जो भी आ सकता है सब मैंने यहाँ पर लिखा है। तो देखिए रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक ले लीजिए, उसमें आप ऐड कीजिए परचेज। ठीक है, अगर आपने रॉ मटेरियल परचेज करते समय कोई ट्रांसपोर्टेशन का पेमेंट किया है, मतलब फ्रेट का पेमेंट किया है, जिसको हम फ्रेट इनवर्ड कह सकते हैं या जिसको हम कैरिज इनवर्ड कह सकते हैं। ठीक है ना, एक ही बात है, कैरिज इनवर्ड कहो चाहे फ्रेट इनवर्ड कहो। आप चाहो तो फ्रेट इनवर्ड के आगे लिख सकते हो कैरिज इनवर्ड, कैरिज इनवर्ड नाम आ सकता है या फ्रेट इनवर्ड आ सकता है। तो अगर फ्रेट इनवर्ड दे रखा है तो आप उसको उसमें ऐड करोगे। फ्रेट का जो खर्चा होता है वो मटेरियल की कॉस्ट में ही ऐड होता है। ठीक है, फ्रेट का जो भी, जैसे आप लोगों ने अकाउंट्स पे भी पढ़ा होगा, जैसे सपोज हमने एक मशीन परचेज की और उस मशीन को जहां से परचेज किया फैक्ट्री तक लाने में हमने 10,000 का फ्रेट का एक्सपेंडिचर पे किया, तो हम उस फ्रेट के एक्सपेंडिचर को मशीन की कॉस्ट में ही ऐड करते हैं ना। सेम यहाँ पर भी ऐसा है, अगर हमने रॉ मटेरियल परचेज किया है और अगर हमने उस पर कुछ फ्रेट का पेमेंट किया तो वो फ्रेट का पेमेंट रॉ मटेरियल की कॉस्ट में ही ऐड होगा।
ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इन ट्रांजिट में और भी कुछ खर्चे हो सकते हैं, मतलब हमने जहाँ से रॉ मटेरियल परचेज किया उसको फैक्ट्री तक लेकर आए, तो जो भी रास्ते में जो भी खर्चा होता है, फ्रेट तो ऐड होगा ही होगा, मतलब फ्रेट का खर्चा लगा वो तो ऐड हो गई। उसके अलावा और भी कुछ खर्चा लग गया, जैसे मान लो इन ट्रांजिट का हमने इंश्योरेंस करा दिया, इंश्योरेंस का खर्चा लग गया, वो एक्सपेंडिचर भी हम मटेरियल की कॉस्ट में ऐड करते हैं। मतलब रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर फैक्ट्री तक लाने तक का जो भी एक्सपेंडिचर लगता है वो सारे एक्सपेंडिचर भी मटेरियल की कॉस्ट में ऐड होते हैं। ठीक है। अच्छा, उसमें से हम लेस करते हैं स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल। अब आप कहोगे स्क्रैप तो हमने यहाँ पर लेस किया, ये देखिए ये यहाँ पर लेस किया है, क्रेडिट फॉर रिकवरी ऑफ स्क्रैप, तो ये यहाँ से लेस होगा और वहाँ से भी लेस होगा, दो दो जगह से लेस होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो हमने स्क्रैप लिखा है ना, ये तो है फिनिश गुड्स का स्क्रैप। मतलब जब हम प्रोडक्शन करते हैं, जब हम रॉ मटेरियल को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, तो रॉ मटेरियल को आउटपुट में कन्वर्ट करते समय जो स्क्रैप होता है, उस स्क्रैप का जो पैसा मिलता है वो यहाँ आता है। बट रॉ मटेरियल का भी स्क्रैप हो सकता है। हमने रॉ मटेरियल खरीदा और रॉ मटेरियल ही कुछ खराब हो गया और हमने उस स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल को सेल किया, तो ये जो स्क्रैप यहां पर हमने लिखा है ये रॉ मटेरियल का स्क्रैप है। ये किसका स्क्रैप है? रॉ मटेरियल का स्क्रैप। रॉ मटेरियल का स्क्रैप रॉ मटेरियल की कॉस्ट में से ही माइनस होता है। रॉ मटेरियल का स्क्रैप रॉ मटेरियल की कॉस्ट में से ही माइनस होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि जो क्वेश्चन में स्क्रैप दे रखा है वो रॉ मटेरियल का है या फिनिश गुड्स का है? तो आपको बता दूं, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल, तो वो यहां से माइनस होगा। मगर केवल ऐसे लिखा हुआ है स्क्रैप रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब स्क्रैप का ये अमाउंट है, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि वो रॉ मटेरियल का स्क्रैप नहीं है। फिर वो किसका स्क्रैप होगा? ड्यूरिंग प्रोडक्शन जो स्क्रैप है वो स्क्रैप दे रखा होगा, और वो स्क्रैप यहाँ से माइनस नहीं होगा, वो हम माइनस करेंगे फैक्ट्री कॉस्ट के बाद, यहाँ से माइनस करेंगे। ठीक है। तो स्क्रैप ऑफ मटेरियल अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दे रखा है इट इज स्क्रैप ऑफ मटेरियल, तो हमें उसको मटेरियल की कॉस्ट में से माइनस करना है। क्या करना है? मटेरियल की कॉस्ट में से माइनस करना है। फिर हमें एक और चीज माइनस करनी है, क्या? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। हमें रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है, एंड द रिजल्ट इज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है। रिजल्ट आता है उसको क्या कहते हैं? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, या इसको हम डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हो? डायरेक्ट मटेरियल, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, या फिर इसको डायरेक्ट मटेरियल भी कह सकते हैं। रॉ मटेरियल को डायरेक्ट मटेरियल भी कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला हमें ये समझ में आ गया कि ये एक्सपेंडिचर क्या होता है और इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे कैलकुलेट होता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, उसमें हमें ऐड करना है परचेज, उसमें हमें ऐड करना है फ्रेट इनवर्ड को, उसमें हमें ऐड करना है इन ट्रांजिट एक्सपेंसेस अगर दे रखे हैं तो, उसमें से लेस करना है स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल, उसमें से हमें लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एंड द रिजल्ट इज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, मतलब डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। और ये अमाउंट हमें यहाँ पर लिखना है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्लियर? तो ये पहला वाला तो हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। अब आते हैं सेकंड, डायरेक्ट वेजेज। डायरेक्ट वेजेज होती क्या? वैसे तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपने खूब लिखा है टू वेजेज। वेजेज क्या होती है? जो पेमेंट हम वर्कर को करते हैं, वर्कर कौन होते हैं? जो प्रोडक्शन का काम करते हैं। तो प्रोडक्शन का जो काम करते हैं, मतलब जो वर्कर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, हम उनको क्या कहते हैं? डायरेक्ट वर्कर्स। हम उनको क्या कहते हैं? डायरेक्ट वर्कर। जो वर्कर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं हम उनको डायरेक्ट वर्कर्स कहते हैं, और डायरेक्ट वर्कर्स को जो पेमेंट किया जाता है हम उसको डायरेक्ट वेजेज कहते हैं। तो वर्कर का जो भी पेमेंट होगा वो डायरेक्ट वेजेज, और ये हमें जनरली दे रखा होता है, इसमें कोई कैलकुलेशन में कुछ नहीं है, डायरेक्टली दे रखा होता है डायरेक्ट वेजेज। अच्छा, डायरेक्ट वेजेज के कुछ और नाम है, लिख लेते हैं। ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, राइट।
अब हम दूसरा पॉइंट लिखते हैं डायरेक्ट वेजेज। डायरेक्ट वेजेज में आपको डायरेक्टली डायरेक्ट वेजेज दे रखी होगी। हाँ, इसके कुछ और नाम है जो मैं लिख लेता हूँ। इसको हम प्रोडक्टिव वेजेज भी कह सकते हैं, मतलब वो वेजेज जो प्रोडक्शन के लिए हमने पे की, प्रोडक्टिव वेजेज। या फिर हम इसको मैन्युफैक्चरिंग वेजेज भी कह सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वेजेज। मैन्युफैक्चरिंग वेजेज या फिर हम इसको फैक्ट्री वेजेज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फैक्ट्री वेजेज भी कह सकते हैं। मतलब चाहे डायरेक्ट वेजेज कहो, चाहे प्रोडक्टिव वेजेज कहो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग वेजेज कहो, या फिर इसको फैक्ट्री वेजेज कहो, एक ही बात है। सबका जनरली हम वर्ड जो काम लेते हैं वो है डायरेक्ट वेजेज, बट ये नाम भी आ सकते हैं, तो आप कहीं कंफ्यूज मत हो जाना कि ये तो प्रोडक्टिव वेजेज है, डायरेक्ट वेजेज लिखा हुआ ही नहीं है। प्रोडक्टिव वेजेज भी डायरेक्ट वेजेज है, मैन्युफैक्चरिंग वेजेज का मतलब भी डायरेक्ट वेजेज है, और ये जो फैक्ट्री वेजेज है इसका मतलब भी डायरेक्ट वेजेज है। ठीक है, चलिए इसमें और कोई पॉइंट आता नहीं है। अब हम तीसरी बात करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हम तीसरा पॉइंट लेते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? कुछ ऐसे प्रोडक्शन होते हैं जिसके लिए हम स्पेसिफिकली कुछ खर्चा करते हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्शन होते हैं जिसके लिए हम स्पेसिफिकली कुछ खर्चा करते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कोई स्पेशल खर्चा किया जाता है, हम उस एक्सपेंडिचर को डायरेक्ट एक्सपेंसेस कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मारुति कंपनी कार सेल करती है, ठीक है, मारुति कंपनी कार सेल करती है, तो कार जो भी होगी वो सब एक ही टाइप की होगी, मतलब जैसे एक सेगमेंट की कार तो एक जैसी होगी, है ना। मगर मान लो पर्टिकुलर एक कस्टमर मारुति कंपनी के पास पहुंचता है और वो कहता है कि जो इसका जो स्टीयरिंग है मुझे गोल्ड प्लेटेड चाहिए, मतलब पूरी स्टीयरिंग गोल्ड से बना के दो। तो मारुति ने कहा हम तो ऐसा नहीं करते, आप कार जब आपको बेच दे तब आप गोल्ड लगा देना उसके ऊपर, गोल्ड का स्टीयरिंग। उसने कहा नहीं, आप बना के दो, मैं आपको इसके लिए अलग से कुछ पेमेंट कर दूंगा, है ना, जो भी पेमेंट बनता है इसके लिए, जो भी गोल्ड प्लेटेड करने के लिए। और मान लो मारुति ने उसकी बात मान ली, तो ये स्पेसिफिकली उसके लिए एक्सपेंडिचर किया गया। अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए या किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए अगर आप कोई स्पेशल खर्चा करते हो, स्पेसिफिक खर्चा करते हो, तो हम उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस कह सकते हैं। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आता है? रॉयल्टी। आपने नाम सुना है रॉयल्टी? रॉयल्टी भी एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। प्रोडक्शन करने के लिए बहुत बार रॉयल्टी का पेमेंट होता है, हम उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस कह सकते हैं, है ना। रॉयल्टीज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, या कोई स्पेसिफिक एक्सपेंसेस, या लिख देता हूं मैं स्पेशल एक्सपेंसेस फॉर ए पर्टिकुलर जॉब और प्रोडक्ट। किसी पर्टिकुलर जॉब या किसी प्रोडक्ट के लिए अगर कोई स्पेसिफिक खर्चा किया जाता है पर्टिकुलर उसी जॉब के लिए या प्रोडक्ट के लिए, तो हम उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस कह सकते हैं। जनरली मैं आपको बताऊं, इसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है। मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस या तो आता है तो सीधा लिखा हुआ होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, या फिर लिखा होता है स्पेशल एक्सपेंसेस फॉर ए स्पेशल जॉब, तो हम समझ जाते हैं ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो अगर किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए कोई पर्टिकुलर खर्चा किया जाता है तो हम उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस कह सकते हैं। आता है एग्जाम में, बहुत कम है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, और हमारा नेक्स्ट नंबर आता है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड कौन से ओवरहेड होते हैं? वो सारे एक्सपेंडिचर जो फैक्ट्री में होते हैं। फैक्ट्री वो जगह होती है जहां पर मशीन्स होती है, जहां पर वर्कर काम करते हैं, और फैक्ट्री में मशीन्स और वर्कर काम करते हैं जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो फैक्ट्री में जो भी खर्चा होता है, मशीन से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी खर्चा होता है, दो एक्सपेंडिचर को छोड़ के, तीन एक्सपेंडिचर को छोड़ दो। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड नहीं होता, डायरेक्ट वेजेज की कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड नहीं होता,
और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये फैक्ट्री ओवरहेड नहीं होते। अगर इनको हटा दिया जाए तो फैक्ट्री में बाकी जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं वो सारे के सारे एक्सपेंडिचर फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं। एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट बनाते हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड कौन कौन से होते हैं। तो आप लिखिए फैक्ट्री ओवरहेड, हम लिखते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। ये जो 3 ओवरहेड है, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है फैक्ट्री ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का इतना यूज नहीं है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का भी इतना यूज नहीं है। सबसे ज्यादा जो यूज हमारे लिए कॉस्टिंग सब्जेक्ट के लिए वो है फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड। all expenses incurred in factory that is relating to production, जो भी खर्चे जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, जो फैक्ट्री में होते हैं, other than direct material, direct labor and direct expenses। जो भी एक्सपेंडिचर प्रोडक्शन से रिलेटेड है, फैक्ट्री से रिलेटेड है, हम उन सारे एक्सपेंडिचर को फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं, अदर देन डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, जैसे अगर इलस्ट्रेटिव लिस्ट बनाई जाए, हम लिस्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंसेस related to प्लांट एंड मशीनरी। जो भी प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड एक्सपेंसेस है वो सारे फैक्ट्री ओवरहेड है। जैसे डेप्रिसिएशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, अगर प्लांट एंड मशीनरी हमने रेंट पर लेकर आए तो उनका हायर चार्जेस एटसेट्रा। प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर है हम उसको फैक्ट्री ओवरहेड में इंक्लूड करते हैं। और फैक्ट्री ओवरहेड में क्या आता है? और फैक्ट्री ओवरहेड में आते हैं एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू फैक्ट्री, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री बिल्डिंग। फैक्ट्री बिल्डिंग से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है, फॉर एग्जांपल जैसे कि डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री बिल्डिंग अगर हमारी है तो उसका डेप्रिसिएशन, अगर रेंट पे ले रखा है तो रेंट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर और मेंटेनेंस कॉस्ट, एटसेट्रा। तो जो भी फैक्ट्री बिल्डिंग से रिलेटेड खर्चा है वो फैक्ट्री ओवरहेड, जो भी प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड ओवरहेड है वो भी फैक्ट्री ओवरहेड। और फैक्ट्री ओवरहेड में क्या आ सकता है? इनडायरेक्ट मटीरियल, इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, इनडायरेक्ट लेबर क्या होता है? मैंने आपको कहा फैक्ट्री ओवरहेड में मटेरियल की कॉस्ट इंक्लूड नहीं करते और लेबर की कॉस्ट भी इंक्लूड नहीं करते, तो फिर हमने यहां पर कैसे ले लिया? देखो फ्रेंड्स, ये जो मटेरियल होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मटेरियल और एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। ये डायरेक्ट मटेरियल क्या है और ये इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल। फिर किसको कहाँ लेना है वो समझते हैं। मटेरियल दो टाइप के होते हैं, मटेरियल दो टाइप के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मटेरियल और एक होते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल जैसे मान लो ये टी शर्ट है, ये जिस कंपनी ने बनाया है, इस टी शर्ट को बनाने में केवल कपड़ा ही लगा है और कुछ लगा ही नहीं, और भी सामान लगा है। इस टी शर्ट को बनाने में कपड़ा तो लगा ही है, कपड़ा तो है ही, इसके अलावा इसमें कफलिंग लगी होगी, इसके अलावा इसमें बटन लगे होंगे, इसकी सिलाई करते समय धागे लगे होंगे, और भी तो सामान लगा है। केवल और केवल ऐसा थोड़ी ना है कि कपड़ा ही लगा है ना, इसके अलावा कुछ लगा ही नहीं। जैसे मान लो एक टेबल बनती है ना, टेबल लकड़ी की टेबल बनती है, तो लकड़ी की टेबल में लकड़ी तो लगेगी, वो तो है ही, उसके अलावा भी तो कुछ और सामान लगता है, जैसे फेविकॉल लगता है, जैसे कि उसके ऊपर पेंट होता है तो पेंट लगता है, वो भी तो मटेरियल है, पेंट भी तो एक मटेरियल है, वो भी लगता है। जैसे उसमें उसको बनाने के अंदर कीले काम आती है तो कीले भी तो लगती है। ये जो लकड़ी के अलावा जो भी सामान लग रहा है, यहाँ पर जो लकड़ी है वो है डायरेक्ट मटेरियल, और उसके अलावा जो सामान लग रहा है वो क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल। पेंट इनडायरेक्ट मटेरियल है, फेविकॉल जो लगता है वो इनडायरेक्ट मटेरियल है, समझा। जो शर्ट बन रहा है उसमें जो कपड़ा है वो डायरेक्ट मटेरियल है, उसके अलावा जो धागे लगते हैं, उसकी स्टिचिंग में जो धागे लगते हैं, बटन लगते हैं, ये सारे क्या हो गए, ये सारे इनडायरेक्ट मटेरियल है। तो मटेरियल फ्रेंड्स दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मटेरियल और एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। ये जो डायरेक्ट मटेरियल है, हमने जो सबसे ऊपर लिखा कॉस्ट शीट में, क्या लिखा, रॉ मटेरियल, और मैंने उसका ऑब्लिक करके एक और नाम क्या लिखा, डायरेक्ट मटेरियल। मतलब वहां जो मटेरियल की कॉस्ट आती है वो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट आती है, सारे मटेरियल नहीं आते उसमें, केवल और केवल डायरेक्ट मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल। हम रॉ मटेरियल को डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई मटेरियल और लगते हैं तो वो है इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड में इंक्लूड होती है, वो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट में नहीं आती। ऊपर जो प्राइम कॉस्ट में हम जो तीन एक्सपेंडिचर लेते हैं वो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अगर इनडायरेक्ट मटेरियल है तो वो फैक्ट्री ओवरहेड में इंक्लूड होता है। कहाँ इंक्लूड होता है, फैक्ट्री ओवरहेड में, वो डायरेक्ट मटेरियल में इंक्लूड नहीं होता। सेम इसी तरीके से मैंने लिखा है इनडायरेक्ट लेबर। लेबर फैक्ट्री में बहुत सारे टाइप के वर्कर होते हैं, ऐसा नहीं होता कि केवल जो प्रोडक्शन का काम करते हैं वही होते हैं। जो प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, जो एक्चुअल प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं वो तो है ही, उसके अलावा भी फैक्ट्री में और भी वर्कर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सुपरवाइजर। सुपरवाइजर कौन होता है, जो सारे काम को चेक कर रखता है, जो सुपरवाइज करता है, वर्कर को सुपरवाइज करता है, काम ठीक से चल रहा है नहीं चल रहा है, वर्कर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो भी तो होता है। वो भी कहाँ होता है, फैक्ट्री में ही होता है, बट वो प्रोडक्शन का काम नहीं कर रहा, वो प्रोडक्शन का काम नहीं कर रहा। जैसे फैक्ट्री में स्टोर होता है, स्टोर जहाँ पर रॉ मटेरियल को हम खरीद कर ले जाकर रख देते हैं, तो स्टोर का ध्यान रखने के लिए स्टोर कीपर होता है। अब स्टोर कीपर प्रोडक्शन तो नहीं कर रहा, उसका काम केवल कितना है, रॉ मटेरियल खरीदा, उसको सही तरीके से रख दिया, और जब प्रोडक्शन में वो यूज होगा वो वहाँ पर रॉ मटेरियल उनको प्रोवाइड करा देता है। तो स्टोर कीपर को जो सैलरी देते हैं वो डायरेक्ट वेजेस नहीं है, वो इनडायरेक्ट वेजेज है। सुपरवाइजर को जो सैलरी देते हैं वो डायरेक्ट वेजेस नहीं है, वो इनडायरेक्ट वेजेज है। फैक्ट्री क्लीन करने के लिए, साफ सफाई के लिए हमने एक पर्सन रखा हुआ है, तो वो डायरेक्ट वेजेस नहीं है क्योंकि वो प्रोडक्शन नहीं कर रहा, वो इनडायरेक्ट वेजेज है। हमने टेक्निकल मशीन का टेक्निकल ध्यान रखने के लिए एक पर्सन रखा हुआ है, वो डायरेक्ट वेजेज नहीं है, वो इनडायरेक्ट वेजेज है, समझा। तो डायरेक्ट वेजेज का मतलब है जो वर्कर प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं उनको जितना भी हम पेमेंट कर रहे हैं दैट इज डायरेक्ट वेजेज। बट उसके अलावा फैक्ट्री में और भी तो स्टाफ हो सकता है, सुपरवाइजर हो सकता है, मशीन की रिपेयर और मेंटेनेंस वाला पर्सन हो सकता है, स्टोर कीपर हो सकता है, क्लीनिंग करने के लिए पर्सन हो सकता है ना, मशीन की
ऑयलिंग करने के लिए कोई पर्सन हो सकता है। तो ये सारे जो पर्सन हैं इनको हम जो पेमेंट करते हैं वो डायरेक्ट वेजेस नहीं होती, वो इनडायरेक्ट वेजेज होती है, और एंड इनडायरेक्ट वेजेज इज फैक्ट्री ओवरहेड। इसलिए हमने यहाँ पर कॉस्ट शीट में ऊपर नाम स्पेसिफिकली लिखा है डायरेक्ट वेजेज, है ना। देखो ये देखो हमने यहाँ पर लिखा है डायरेक्ट मटेरियल, हमने डायरेक्ट नाम लिखा है डायरेक्ट वेजेज, केवल वेजेज नहीं। हाँ, अगर केवल वेजेस दे रखी हो तो हम ये एज्यूम करते हैं इट इज डायरेक्ट वेजेज, केवल मटेरियल लिखा हुआ है तो हम ये एज्यूम करते हैं इट इज डायरेक्ट मटेरियल। अगर नाम केवल ये लिखा हुआ है मटेरियल वेजेज, देन वी एज्यूम दैट इट इज डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेज। बट अगर हमें स्पेसिफिकली अलग अलग दे रखा है कि ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, ये इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, तो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट को ही आपको यहाँ लिखना है, डायरेक्ट वेजेज की कॉस्ट को ही आपको यहाँ लिखना है। इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट वेजेज आपको कहाँ इंक्लूड करना है, आपको फैक्ट्री ओवरहेड में इंक्लूड करना है। अच्छा, इसके अलावा फैक्ट्री ओवरहेड में और क्या आ सकता है? लाइट का एक्सपेंडिचर, और क्या आ सकता है फैक्ट्री में? पावर की कॉस्ट, पावर, फ्यूल, है ना, पावर की एक कॉस्ट आ सकती है, फ्यूल की कॉस्ट आ सकती है, ये सभी भी फैक्ट्री ओवरहेड में इंक्लूड हो सकते हैं। मतलब फैक्ट्री ओवरहेड में जो भी फैक्ट्री का खर्चा है, ये देखो मैंने एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट बनाई है, ऐसा मत समझना कि केवल इतने ही आते हैं, और भी फैक्ट्री में जो खर्चा होता है, खर्चा फैक्ट्री का होना चाहिए, अदर देन डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री आर फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, तो हमारा ये एक्सपेंडिचर भी हो गया, ये वाला पॉइंट भी हो गया डायरेक्ट। तो देखिए हमने यहाँ पर रॉ मटेरियल की कॉस्ट को कर लिया, डायरेक्ट वेजेज हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, और हमारा फैक्ट्री ओवरहेड भी हो गया। अब ये तो स्टॉक है, वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक, ओपनिंग क्लोजिंग अगर है तो आपको एड लेस करने, और हम कहाँ पहुँच गए? फैक्ट्री कॉस्ट पे पहुँच गए। ठीक है, अब बात आता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एक तो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्या होता है हमने डिस्कस किया है, जो भी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड खर्चा है। मतलब अगर मैं और कुछ कहूँ तो इसके बारे में, ऑफिस का खर्चा। ऑफिस वो जगह है जहाँ से बिजनेस को मैनेज किया जाता है, तो ऑफिस का जो भी खर्चा है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है। ठीक है, ऑफिस स्टाफ की सैलरी, है ना, ये सब कुछ ऑफिस स्टाफ की सैलरी हो सकती है, ऑफिस का रेंट हो सकता है, ऑफिस का लाइट का एक्सपेंसेस हो सकता है, ऑफिस फर्नीचर का डेप्रीशिएशन हो सकता है, और ऑफिस में कुछ इक्विपमेंट है उनका डेप्रीशिएशन हो सकता है, उनकी रिपेयर और मेंटेनेंस का एक्सपेंडिचर हो सकता है। तो ऑफिस का जो भी खर्चा है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है, रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन एक्टिविटी से रिलेटेड है, और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। जनरल एक होता है प्रोडक्शन ओवरहेड से, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, और एक होते हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। पहला ऐसा कुछ बाइफर्केशन नहीं दे रखा था, पहले जो मॉड्यूल आते थे उसमें ऐसा कुछ बाइफर्केशन नहीं था, मगर नया मॉड्यूल में ऐसा बाइफर्केशन दे रखा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड या तो प्रोडक्शन एक्टिविटी से रिलेटेड होंगे या जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड होंगे। अगर वो प्रोडक्शन एक्टिविटी से रिलेटेड है तब तो आपको इसको फैक्ट्री कॉस्ट के बाद ऐड करना है, और अगर वो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद ऐड करना है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड प्रोडक्शन से रिलेटेड है या जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है? हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा। अगर वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो हमें क्या करना है? आफ्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऐड करना है, आफ्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऐड आफ्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और अगर वो जनरल है तो ऐड
आफ्टर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ऐड कर दो, अगर वो जनरल है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद ऐड करो। और हमें कैसे पता चलेगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड प्रोडक्शन से रिलेटेड है या जनरल है? हम कोई कंपनी में जाके थोड़ी ना चेक कर रहे हैं, हमें कोई कंपनी में थोड़ी ना ले जाया जा रहा है और बताओ कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड प्रोडक्शन से रिलेटेड है या अदर है। तो अगर हमें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के बारे में क्वेश्चन में दे रखा होगा तो ये भी दे रखा होगा कि वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है या जनरल है। अगर प्रोडक्शन एक्ट से रिलेटेड है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ऐड कर दो, अगर जनरल है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद ऐड करो। और मान लो तीसरी एक और सिचुएशन दिमाग में लगा ही देते हैं, मान लो क्वेश्चन में कुछ लिखा भी नहीं हो, केवल ऐसा दे रखा हो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। अब ये दिया हुआ ही नहीं है कि ये रिलेटेड टू प्रोडक्शन है या जनरल है, तो क्या करेंगे? तो इस सिचुएशन में हम ये एज्यूम करेंगे, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो हाँ जबरदस्ती मत एज्यूम कर लेना। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है तो हम ये एज्यूम करते हैं दैट एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन। किससे रिलेटेड है? प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और हम उसको कॉस्ट और मतलब फैक्ट्री कॉस्ट, सॉरी ये यहाँ मैंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिख दिया, आफ्टर फैक्ट्री कॉस्ट, आप भी ठीक कर लो, आफ्टर फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में ऐड करना है, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी, ठीक है। तो आपको फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में ऐड करना है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो यहां लिख लेते हैं, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट then we assume that administrative overhead are related to production। किससे रिलेटेड है? प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और आपको ऐसा कॉस्ट शीट बनाने के बाद में लिखना है, वहां पर लिखना है कि वी एज्यूम दैट एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं है तो मन से एजम्पशन नहीं लेनी है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, केवल लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, साइलेंट है कि ये जनरल है या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इससे प्रोडक्शन से रिलेटेड है, कुछ नहीं दे रखा है, साइलेंट है, तो आपको उसको प्रोडक्शन से रिलेट करना है, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में ऐड करना है। और ये एजम्पशन कॉस्ट शीट पूरी कंप्लीट करने के बाद में आपको लिखना भी है, वी एज्यूम दैट एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन। करेक्ट? तो ये बन गया हमारा पॉइंट नंबर 5, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। अच्छा, इसके बाद में हमें यहाँ पर दे रखा है क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। अब ये दे रखा हो मतलब क्वालिटी को कंट्रोल करने से रिलेटेड अगर कोई एक्सपेंडिचर है दे रखा हो तो ऐड करना है। ये तो सीधा अगर दे रखा है तो ऐड करना है, इसमें कोई नया पॉइंट कुछ पॉइंट होता नहीं है, ठीक है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था जब क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट दे रखा था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट अगर दे रखी है तो हमें यहाँ ऐड करना है, नहीं है तो ठीक है, खत्म। अब हमें यहाँ दे रखी है पैकिंग कॉस्ट, इसका पॉइंट हम लिखते हैं यहाँ पर पैकिंग कॉस्ट। आप लिखिए पॉइंट नंबर 6, पैकिंग कॉस्ट। पैकिंग क्या होती है आप समझते हैं? गुड्स को हम पैक करते हैं, दो तरह की पैकिंग होती है, दो तरह की पैकिंग होती है। पैकिंग दो तरह की पैकिंग होती है, एक होती है प्राइमरी पैकिंग, प्राइमरी पैकिंग, एक होती है सेकेंडरी पैकिंग। सेकेंडरी पैकिंग, प्राइमरी पैकिंग क्या होती है? जैसे मान लो आपने कभी मेडिसिन ली होगी, तो मेडिसिन सिरप कोई भी, जैसे कुछ सिरप आती है तो वो जो सिरप है वो बॉटल में आती है, कांच की बॉटल या प्लास्टिक की बॉटल, बॉटल में सिरप आती है ना।
क्या वो सिरप बिना बॉटल के सेल की जा सकती है? जो मेडिसिन सेल करने वाली कंपनी है, जो सिरप सेल करती है, वो सिरप कैसे बेचेगी, है ना? उसको सिरप को बेचने के लिए उसको बॉटल में पैक करके ही बेचना पड़ेगा, करेक्ट ना? ये जो बॉटल है, इट इज प्राइमरी पैकिंग, मतलब उसके बिना इस प्रोडक्ट को बेचोगे कैसे? प्रोडक्ट तो क्या है? वो सिरप, वो जो सिरप है वो प्रोडक्ट है, बाकी बॉटल का हमारे लिए भी क्या यूज? जब सिरप खत्म हो जाती है हम बॉटल को बाहर फेंक देते हैं, बॉटल को थोड़ी ना, समझ गए आप लोग, है ना? तो बॉटल का तो कोई यूज ही नहीं है, बॉटल में तो वो पैक हो के आई है सिरप, राइट? मगर वो सिरप उस बॉटल के बिना कैसे सेल करोगे? बॉटल के बिना तो सेल नहीं कर सकते। तो जो बॉटल है वो प्राइमरी पैकिंग है, जिसके बिना उस प्रोडक्ट को नहीं बेचा जा सकता, राइट ना? बट कुछ पैकिंग इसलिए भी होती है कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए पैकिंग होती है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ पैकिंग लगती है, हम उसको कहते हैं सेकेंडरी पैकिंग। जैसे बड़े बड़े जो कंटेनर आते हैं, बड़े बड़े कार्टून्स आते हैं, जिसके अंदर हम पूरा सामान उसमें डालकर भेज देते हैं, है ना? तो वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजने के लिए, एक शहर से दूसरी शहर, एक कंट्री से दूसरी कंट्री सामान भेजने के लिए हम कुछ पैकिंग का यूज करते हैं, बड़े बड़े कार्टून्स का यूज करते हैं। वो जो पैकिंग है वो भी पैकिंग है, बट वो सेकेंडरी पैकिंग है। प्राइमरी पैकिंग वो होती है जिसके बिना आप उस प्रोडक्ट को बेच ही नहीं सकते, बेचोगे कैसे? मगर सेकेंडरी पैकिंग वो होती है जो केवल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एक सिटी से दूसरी सिटी या एक कंट्री से दूसरी कंट्री या एक स्टेट से दूसरे स्टेट ले जाने के लिए जो पैकिंग का हम यूज करते हैं, बड़े बड़े कार्टून्स वगैरह का जो यूज करते हैं, दैट इज सेकेंडरी पैकिंग, राइट? अब यहाँ पर पैकिंग प्राइमरी हो सेकेंडरी हो, इसका यूज किया। अगर पैकिंग प्राइमरी है, अगर पैकिंग प्राइमरी है, देन इट इज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की कॉस्ट का पार्ट है, एंड एड आफ्टर फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में आपको ऐड करना है। बट अगर पैकिंग सेकेंडरी है, पार्ट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, अगर सेकेंडरी पैकिंग है तो वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट है, तो आप उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से पहले ऐड नहीं करोगे, मतलब फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में ऐड नहीं करना है, उसको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जोड़ कर लिखना है। मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की जब आप लिस्ट बनाओगे तो उसमें पैकिंग कॉस्ट सेकेंडरी उसमें ऐड करोगे, या तो आप अलग से भी लिख सकते हो पैकिंग कॉस्ट। कहाँ लिखोगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद, मतलब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, इसके बाद में जैसे हमने ऐड किया एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, जनरल, सेलिंग ओवरहेड, यहाँ पर हम लिखेंगे पैकिंग कॉस्ट सेकेंडरी, या तो सेलिंग ओवरहेड या डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के साथ में ऐड करके लिख दो, और या फिर अलग से लिख दो पैकिंग कॉस्ट सेकेंडरी। तो प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट को तो आपको यहाँ पर लिखना है, और सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट को आपको यहाँ लिखना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद। मगर प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट को आपको लिखना है फैक्ट्री कॉस्ट के बाद, ठीक है? तो दो तरह की पैकिंग हो सकती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ है, केवल ये लिखा है पैकिंग कॉस्ट, तो हम उस पैकिंग कॉस्ट को सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट एज्यूम कर सकते हैं, और ऐसा कॉस्ट शीट के बाद में हमें लिखना होता है कि वी एज्यूम दैट पैकिंग कॉस्ट गिवन इन क्वेश्चन इज सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट। कुछ नहीं दिया हुआ है तो कुछ तो मानना ही पड़ेगा, और जो हम मान रहे हैं उसे हम नोट भी कर रहे हैं साथ साथ में, जिससे हमारे हाथ क्लीन हो रहे हैं कि भाई हमने ये मान के किया है, क्योंकि आपने दिया नहीं है कि पैकिंग कॉस्ट क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी, तो क्या माने? तो प्राइमरी कॉस्ट भी मान सकते हैं, सेकेंडरी भी मान सकते हैं, तो हमने इसको सेकेंडरी माना है, और ऐसा हमने किया है कॉस्ट शीट बनाते समय, क्योंकि आपने लिखा नहीं है पैकिंग कॉस्ट क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है? इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, assume that packing cost is secondary, packing cost, assume that packing cost is secondary packing cost,
ये आपको एज्यूम करना है, राइट। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी हो गया। अगर बाई चांस कभी आप प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट मान लो ना, तो एजम्पशन में लिखना जरूर, तो थोड़ा बहुत हमारा पॉइंट ठीक हो जाएगा कि भाई हमने इसको प्राइमरी माना है। अपने को वैसे मानना सेकेंडरी अगर कुछ नहीं है तो, मगर उसको लिख देना है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा पॉइंट। इसके बाद में करते हैं क्रेडिट फॉर रिकवरी ऑफ स्क्रैप बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट मतलब वो स्क्रैप, अगर ड्यूरिंग प्रोडक्शन कुछ स्क्रैप होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो कुछ स्क्रैप भी उसके साथ साथ में बन जाता है, तो जो स्क्रैप है वो क्या करेंगे, बेचेंगे। स्क्रैप को बेचने से रुपए मिलेंगे, तो उससे हमारी कॉस्ट कम हो जाती है। तो स्क्रैप को बेचने से जो भी मिलेगा वो हमें यहां से माइनस करना है। अब स्क्रैप हमने रॉ मटेरियल की कॉस्ट कैलकुलेट की थी, तभी भी आया था। तो स्क्रैप अगर मटेरियल का स्क्रैप है तो वो यहां से माइनस नहीं होगा, फिर वो रॉ मटेरियल की जब हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो वहां से माइनस होगा। स्क्रैप यहां से माइनस नहीं, रॉ मटेरियल का स्क्रैप यहां से माइनस नहीं होता है। बट अगर आपको क्वेश्चन में केवल स्क्रैप दे रखा है, ये नहीं दे रखा है कि ये मटेरियल का स्क्रैप है या फिनिश गुड्स का या ड्यूरिंग प्रोडक्शन स्क्रैप है, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि ये स्क्रैप ड्यूरिंग प्रोडक्शन का है और हम इसको यहाँ से माइनस करेंगे, मतलब फैक्ट्री कॉस्ट के बाद माइनस करेंगे। मटेरियल का स्क्रैप नहीं मानेंगे। मटेरियल का स्क्रैप तभी मानना है जब क्वेश्चन में दे रखा है। अगर क्वेश्चन कहता है मटेरियल का स्क्रैप है, स्पेसिफिकली लिखा हुआ हो, तो उसको हम यहाँ से माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट तो चलो ठीक है, भले आप नोट कर लो। स्क्रैप, स्क्रैप मटेरियल का हो सकता है और अदर मतलब ड्यूरिंग प्रोडक्शन का स्क्रैप हो सकता है, ठीक है। अगर मटेरियल का स्क्रैप है, डिडक्ट फ्रॉम मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल की कॉस्ट में से माइनस कर दो, जो प्राइम कॉस्ट में हमने मटेरियल की कॉस्ट कैलकुलेट की थी। और अगर मटेरियल का वो स्क्रैप नहीं है, डिडक्ट आफ्टर फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में आप डिडक्ट कर दो, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में आप डिडक्ट कर दो, ठीक है। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, केवल ये लिखा हुआ स्क्रैप, किसका स्क्रैप, मटेरियल का, या अगर क्वेश्चन साइलेंट है, वी एज्यूम दैट इट इज अदर स्क्रैप। अदर स्क्रैप का मतलब हो गया अदर देन मटेरियल, अदर देन मटेरियल, अदर देन मटेरियल का स्क्रैप है, एंड डिडक्ट आफ्टर फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में आपको डिडक्ट करना है, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में आपको डिडक्ट करना है, ठीक है। ओके, चलिए स्क्रैप वाला पॉइंट होने के बाद हम आगे आते हैं, कहाँ पर पहुंच के, हम बहुत आगे तक पहुंच चुके हैं हम लोग, ठीक है। यहां तक हम पहुंच चुके हैं, ये आ गई हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चलिए इसके आगे फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट करना है, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। स्टॉक फिनिश गुड्स क्लोजिंग स्टॉक दे रखा होगा और उससे हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगी। अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, हम पढ़ चुके हैं, दो टाइप के होते हैं, है ना, रिलेटिंग टू प्रोडक्शन या फिर जनरल। जनरल वाले यहाँ से माइनस करने हैं, रिलेटिंग टू प्रोडक्शन वाले फैक्ट्री कॉस्ट के बाद यहाँ पर प्लस करने, और रिलेटिंग टू प्रोडक्शन वाले फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में प्लस करने। चलिए अब बात करते हैं सेलिंग ओवरहेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। जनरली हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एक साथ ही लिखते हैं, जनरली एक साथ ही लिखते हैं, ठीक है, अलग अलग करके मोस्टली नहीं लिखते। अगर क्वेश्चन में ही अलग अलग दे रखे हो, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो बात अलग है, अदरवाइज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के बारे में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में क्या क्या आता है। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में क्या क्या आते हैं वो हमने यहाँ पर लिख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में क्या क्या आता है, यहाँ ब्रैकेट में लिख लेते हैं,
ऑल एक्सपेंसेस ऑफ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी ऑफिस के खर्चे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे हैं वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है, ठीक है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड क्या होता है? सबसे पहले लिखते हैं सेलिंग ओवरहेड क्या होता है। सेलिंग ओवरहेड फॉर सेल्स प्रमोशन, सेल्स को प्रमोट करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं वो सेलिंग ओवरहेड। फॉर एग्जांपल, एडवर्टीजमेंट, सेल्समैन सैलरी, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, एटसेट्रा। सेल्स कमीशन अगर देते हैं तो सेल्स कमीशन एटसेट्रा, ये सारे सेलिंग ओवरहेड है जो सेल्स को प्रमोट करने के लिए होता है। एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, expenses relating to distribution of goods and warehouse, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने से रिलेटेड और वेयर हाउस के जो भी एक्सपेंडिचर है वो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। फॉर एग्जांपल फ्रेट आउटवर्ड यानी कि कैरिज आउटवर्ड, फॉर एग्जांपल कैरिज आउटवर्ड, जो कैरिज आउटवर्ड का एक्सपेंडिचर है वो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आता है। जैसे डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, हमने डिलीवरी के लिए एक वैन रखी हुई है, उसके जो भी एक्सपेंडिचर है जैसे उसका डेप्रीशिएशन, उसका रिपेयर और मेंटेनेंस, उसका पेट्रोल का एक्सपेंडिचर, पेट्रोल डीजल का एक्सपेंडिचर, वो सारे डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। जैसे वेयर हाउस के एक्सपेंसेस, वेयर हाउस के एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं? वेयर हाउस का रेंट हो सकता है, वेयर हाउस का डेप्रीशिएशन हो सकता है, वेयर हाउस का लाइट का एक्सपेंडिचर हो सकता है, वेयर हाउस कीपर रखा हुआ है, वेयर हाउस कीपर की सैलरी का एक्सपेंडिचर हो सकता है। तो जो भी वेयर हाउस का रिपेयर और मेंटेनेंस का एक्सपेंडिचर हो सकता है, ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आते हैं। और इसमें आफ्टर सेल्स सर्विस जो कॉस्ट आती है, आफ्टर सेल्स सर्विस एक्सपेंसेस भी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आते हैं। आपने सेल कर दिया, सेल करने के बाद में अगर आपने कुछ और आफ्टर सेल सर्विसेज में कुछ खर्चा किया है तो वो एक्सपेंडिचर भी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आएगा, ठीक है। तो ये सब डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। जनरली हम दोनों को एक साथ ही लिखते हैं, अगर क्वेश्चन में ही बाइफरकेट करके लिखा हुआ है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, अदरवाइज हम दोनों को एक साथ लिखते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, करेक्ट। तो देखिए ये हमारा ये भी एक्सपेंडिचर हो गया, कौन सा, ये हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया, और हमने सारे पॉइंट क्लियर कर दिए, और ये हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसके बाद में अगर सेल्स दे रखी हो तो प्रॉफिट या लॉस को भी कैलकुलेट कर सकते हो, क्लियर। अच्छा, कुछ इनकम और कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जो कॉस्ट शीट में नहीं आते। अब हम वो लिखेंगे जो कॉस्ट शीट में नहीं आते। एक्सपेंसेस और लॉस नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट, लिखो आप। ये वाला कलर चेंज करते हैं,
इसका कलर चेंज करते हैं, मजा नहीं आया, मजे वाला कलर लेते हैं। चलिए, वेरी नाइस। एक्सपेंसेस एंड लॉस नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट। कौन कौन से एक्सपेंडिचर को, कौन कौन से लॉस को कॉस्ट शीट में जगह ही नहीं मिली, वो कॉस्ट शीट में नहीं आते। कौन कौन से नहीं आते, चलिए लिस्ट बनाते हैं। एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट आपको बता रहा हूँ, फिर हो सकता है कोई एक दो कुछ होगा तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर, पहला नंबर पे आप नाम लिखो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कॉस्ट शीट में नहीं आता। इंटरेस्ट इज ए फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर नहीं है। इंटरेस्ट को कॉस्ट शीट में जगह ही नहीं मिली, आता ही नहीं है। सेकंड, टैक्स। आप जो इनकम टैक्स देते हो, वैसे तो टैक्स एक्सपेंडिचर है, बट कॉस्ट शीट में टैक्स नहीं आता। और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। अगर किसी एसेट को या इन्वेस्टमेंट को सेल करने पर आपको लॉस होता है, वो लॉस भी कॉस्ट शीट में नहीं आता। बैड डेट्स, बैड डेट्स नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट। डिस्काउंट टू डेटर्स, हम जो डेटर को डिस्काउंट देते हैं वो भी कॉस्ट शीट में नहीं आता। और क्या नहीं आता, एनी टाइप ऑफ प्रोविजन, हम कोई भी टाइप का प्रोविजन बनाते हैं ना, वो भी कॉस्ट शीट में नहीं आता। जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट टू ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये भी कॉस्ट शीट में नहीं आता। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, कुछ भी नहीं आता। हमने डिविडेंड पेड किया है, ये भी कॉस्ट शीट में नहीं आता। हमने किसी रिजर्व में ट्रांसफर किया है प्रॉफिट को, ट्रांसफर टू एनी रिजर्व, ये भी कॉस्ट शीट में नहीं आता। ये सब कॉस्ट शीट में आते ही नहीं है, ठीक है, ओके। एटसेट्रा, यहाँ पर लिख देते हैं एटसेट्रा। अगर कुछ एक दो और कुछ हुआ तो आगे जाके हमें पता चल ही जाएगा, ठीक है। अच्छा, इनकम, कौन कौन सी इनकम कॉस्ट शीट में नहीं आती। इनकम नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि सेल्स को छोड़कर कोई भी तरह के रिसिप्ट या इनकम और एक स्क्रैप, इनको छोड़कर कुछ भी कॉस्ट शीट में नहीं आता। जैसे क्या क्या हो सकता है, इंटरेस्ट की इनकम हो सकती है, हमें इंटरेस्ट मिल भी तो सकता है, इंटरेस्ट इनकम कॉस्ट शीट में नहीं आता। रेंट की इनकम हो सकती है, हाँ, कमीशन की इनकम अगर होती है तो कॉस्ट शीट में आएगा। रेंट की इनकम कॉस्ट शीट में नहीं आती। और कॉस्ट शीट में क्या नहीं आता, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट या इन्वेस्टमेंट, अगर हमें उस पर प्रॉफिट हुआ है तो वो नहीं आता। और क्या नहीं आता, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर हमें इन्वेस्टमेंट पर इनकम होती है वो भी कॉस्ट शीट में नहीं आता। तो जो भी इनकम है, केवल सेल्स को हम कंसिडर करते हैं, कमीशन की इनकम को कंसिडर करते हैं। अच्छा, डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर, डिस्काउंट इनकम अगर होती है वो भी कॉस्ट शीट में नहीं आती। तो जो भी इनकम है, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट की इनकम, डिविडेंड की इनकम, ये सारी इनकम कॉस्ट शीट में नहीं आती। तो मतलब कॉस्ट शीट में बहुत सारे एक्सपेंडिचर और बहुत सारे इनकम तो लिखनी ही नहीं होती है। बहुत अच्छी सिंपल सी कॉस्ट शीट बनती है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मेन फोकस किस पे होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड जो भी खर्चा होता है वो कॉस्ट शीट में आता है। प्रोडक्शन और सेल से रिलेटेड जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर होते हैं
वो कॉस्ट शीट में आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट, और ये हमें कॉस्ट शीट में नहीं लेना है। एक बार फटाफट से जो हमने यहाँ तक अभी तक पढ़ा है उसको फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कॉस्ट शीट के फॉर्मेट से। चलिए कॉस्ट शीट के फॉर्मेट से चलते हैं। यहाँ पर मैं ब्लैंक कर देता हूँ और कॉस्ट शीट के फॉर्मेट से हम स्टार्ट करते हैं। क्या आता है कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में? कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, जिसको हम डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड भी कह सकते हैं। और क्या आता है? डायरेक्ट वेजेज। और क्या आता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तीनों को ऐड करते तो क्या आती है? प्राइम कॉस्ट आती है। प्राइम कॉस्ट के बाद हम उसमें ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड को, उससे रिजल्ट क्या आता है? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। उसमें ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस, लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस, रिजल्ट आता है फैक्ट्री कॉस्ट का। उसमें हम ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, उसमें ऐड करते हैं क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, ऐड करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, ऐड करते हैं प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट, और लेस करते हैं क्रेडिट फॉर रिकवरी ऑफ स्क्रैप एंड बाई प्रोडक्ट। फिर जो रिजल्ट आता है उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसमें ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, रिजल्ट आता है उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसमें ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल, उसमें ऐड करते हैं सेलिंग ओवरहेड, उसमें ऐड करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, रिजल्ट आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, अच्छा रॉ मटेरियल कंज्यूम मतलब डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम को कैसे कैलकुलेट करते हैं? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, उसमें ऐड करते हैं परचेज, उसमें ऐड करते हैं फ्रेट इनवर्ड, उसमें ऐड करते हैं एनी अदर इन ट्रांजिट एक्सपेंसेस, उसमें से लेस करते हैं स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल, उसमें से लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एंड द रिजल्ट इज रॉ मटेरियल कंज्यूम। डायरेक्ट वेजेज में कोई एडजस्टमेंट होता नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं होता, सीधा सीधा लिखना ही होता है। अच्छा उसके बाद में क्या मिलती है हमें? हमें मिलती है प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड में वो सारे एक्सपेंडिचर जो फैक्ट्री के होते हैं उसको हम फैक्ट्री ओवरहेड में लेते हैं। अच्छा फैक्ट्री ओवरहेड के 2-3 और नाम है, लिख लो। फैक्ट्री ओवरहेड के 2-3 और नाम हैं, वो लिख लो। जहां हमने फैक्ट्री ओवरहेड लिखा है उसके आगे ऑब्लिक कर करके लिखते जाते हैं क्या क्या और नाम है। ठीक है ना, ये बहुत सारे नाम पता नहीं क्यों बनाए, एक ही नाम था, एक ही नाम याद रखना होता है। ये बहुत सारे नाम बना दिए, घर का अलग, बाहर का अलग, फ्रेंड्स में अलग, पता नहीं क्या दिक्कत है। चलिए लिखो आप लोग, फैक्ट्री ओवरहेड को हम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी कह सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी कह सकते हैं। हम इसको प्रोडक्शन ओवरहेड भी कह सकते हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड भी कह सकते हैं। हम इसको प्रोडक्शन ओवरहेड भी कह सकते हैं। हम इसको वर्क्स ओवरहेड भी कह सकते हैं। वर्क्स ओवरहेड भी कह सकते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड या वर्क्स ओवरहेड, एक ही बात है ना, सबके एक ही मतलब है। अच्छा इसी तरीके से ये जो हमारी फैक्ट्री कॉस्ट है, फैक्ट्री कॉस्ट के भी हम नाम दे सकते हैं। फैक्ट्री कॉस्ट, इसको हम फैक्ट्री कॉस्ट को भी हम यहाँ पर एक नाम दे सकते हैं वर्क्स कॉस्ट, बस एक ही नाम है, फैक्ट्री कॉस्ट, या फिर हम इसको कह सकते हैं वर्क्स कॉस्ट। बहुत बार वर्क्स कॉस्ट लिखा होता है तो आप कहीं कंफ्यूज नहीं हो जाओ कि वर्क्स कॉस्ट क्या होती है। फैक्ट्री कॉस्ट का ही एक नाम है वर्क्स कॉस्ट। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हमने बहुत कुछ कॉस्ट शीट के बारे में समझा, फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में समझा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के बारे में समझा। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, जनरल रिलेटिंग टू प्रोडक्शन है उसको फैक्ट्री कॉस्ट के बाद ऐड करना है, जनरल है उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद ऐड करना है। क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं दे रखा है कि किससे रिलेटेड है, तो हम ये एज्यूम करते हैं इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ठीक है, सेलिंग पैकिंग कॉस्ट दो तरह की, प्राइमरी सेकेंडरी। पैकिंग कॉस्ट प्राइमरी होती है तो हम उसको कहाँ पर ऐड करते हैं? फैक्ट्री कॉस्ट के बाद ऐड करते हैं। अगर सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट है तो वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट होता है। जो पैकिंग कॉस्ट के बारे में क्वेश्चन में अगर ये नहीं दे रखा है कि प्राइमरी है सेकेंडरी है, तो हम उसको सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट एज्यूम कर सकते हैं। और ये सब जो एज्यूम कर रहे हैं वो हमें कॉस्ट शीट के बाद में नोट लगाकर लिखना है, फर्स्ट एजम्पशन, सेकंड एजम्पशन, थर्ड एजम्पशन, इस तरीके से। ठीक है, अच्छा स्क्रैप दो तरह का हो सकता है, रॉ मटेरियल का स्क्रैप और अदर। रॉ मटेरियल का जो स्क्रैप है वो मटेरियल की कॉस्ट में से माइनस होता है, अदर जो होता है वो
फैक्ट्री कॉस्ट के बाद हमें माइनस करना होता है। अच्छा, जो क्वेश्चन है अगर साइलेंट है तो हम स्क्रैप को अदर स्क्रैप ही मानते हैं, मतलब मटेरियल का स्क्रैप तभी मानते हैं जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ऐसा दे रखा हो। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के बारे में पढ़ा, और एक्सपेंसेस कौन कौन से कॉस्ट शीट में नहीं आते हमने इसके बारे में डिस्कस किया। कौन कौन सी इनकम है जो कॉस्ट शीट में नहीं आती, हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास को हम यहीं पर दी एंड करते। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूं बहुत सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं, कॉस्ट शीट के बहुत सारे क्वेश्चन। तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको ये जो कॉस्ट शीट हमने जितना भी लिखा है आप 2-3 बार एक बार पढ़ लो, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपके दिमाग में एकदम क्लैरिटी रहेगी कि हमें कहाँ पर क्या क्या लिखना है, किस फॉर्मेट में लिखना है, किस तरीके से लिखना है, तो हमारे क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व हो जाएंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में भी आ रखे हैं, तो इससे आपको ये कॉन्फिडेंस बनेगा कि अच्छा एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और हम उसको आराम से सॉल्व कर पा रहे हैं, तो आप में कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो आप इसको बहुत बार, मतलब कम से कम 2-3 बार एक बार पढ़ लेना। 2-3 बार आप पढ़ोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यस, मुझे कॉस्ट शीट का फॉर्मेट अब पता चल चुका और आराम से कॉस्ट शीट बनाई जा सकती है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, टेक केयर।